बच्चों, पीएच पढ़ने के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन, राइट। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें क्या क्या बात हमको जान लेना है। तो सबसे पहले तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका फायदा ही क्या है ना। तो इसका यूज हम बात कर लेंगे। ये पहला पॉइंट आपको जानना चाहिए कि इसका यूज क्या है ना। दूसरा पॉइंट आपको जानना चाहिए कि जो है क्या है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, है ना। व्हाट इज, है ना, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, है ना। और तीसरा पॉइंट आपको जानना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन वर्क कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म, है ना। आपको मैकेनिज्म समझना चाहिए। और चौथा पॉइंट आपको जानना चाहिए टाइप्स, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये आपको चौथा पॉइंट जानना चाहिए। और इसी में टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में के बाद इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, फार्मूला, और फिर उसके बाद क्वेश्चन, फिर 6 नंबर पर PYQ। तो ये इतनी बातें हम जान लेंगे फटाफट। तो जैसे अगर हम बात करें, मोटी मोटी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस आपके साथ करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या है। तो बच्चों, बफर सॉल्यूशन का यूज जो है वो पेपर इंडस्ट्री, इंक में, इंक इंडस्ट्री में, फूड के प्रिजर्वेशन में, है ना। तो जैसे अगर हम मोटी मोटी बात कर लें यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के यहाँ जो है इंक इंडस्ट्री, है ना, और फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, है ना, फूड प्रिजर्वेशन। और हम क्या बात कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, है ना। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पर पीएच को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। यहाँ पर इंक इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, फूड प्रिजर्वेशन, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में। और हम कह सकते हैं कि पीएच को डिटरमाइन करने के लिए, पीएच को जानने के लिए। और हमारा ब्लड जो है, ब्लड भी हमारा एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन ही है ना। आवर ब्लड, आवर ब्लड जो है वो एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन ही है। हमारा ब्लड भी क्या है, एक बफर सॉल्यूशन ही है। और फिर ब्लड का बहुत सारा यूज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा काम का है। अब अगर हम लोग जो है इस पर बात करें यूज में, रेडिकल एनालिसिस, जब हम साल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज है ना। साल्ट एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज है। तो कुल मिला करके आपने ये देख लिया। अगर हम बोले तो पहला यूज इंक में हो गया, दूसरा फूड प्रिजर्वेशन, तीसरा पेपर इंडस्ट्री में, है ना। तीसरा यूज किसमें हो गया हमारे पास,
पेपर इंडस्ट्री में यूज हो गया। चौथा यूज हो गया पीएच को डिटरमाइन करने में। ब्लड इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है ना। और साल्ट एनालिसिस में जो है तो बहुत सारे यूज हैं। हम कह सकते हैं कि ये बफर सोल्यूशन केमिस्ट्री की जो है जान है ना। तो मेडिसिनल इंडस्ट्री जो है ना, कहीं पर भी यहाँ अगर हम बात कर लें, जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है ना, मेडिसिन की इंडस्ट्री है ना, मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज है। अगर कहीं कोई हमें ऐसा रिएक्शन जहाँ पर पीएच फिक्स है ना, तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें थीं और इनको एक बार आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पॉइंट बना करके 7 पॉइंट लिख लेंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको ऐसे भी अच्छा लगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम मेन चीज़ पर चर्चा करेंगे बेटा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर पहली बात ये कर लें, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक बात करते हैं फटाफट। तो पहली बात हम ये कर लेते हैं कि व्हाट इज बफर सोल्यूशन, है ना। तो अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि बफर सोल्यूशन क्या है, तो पहले टॉपिक को हम फटाफट डिस्कस करते हैं कि ये बफर सोल्यूशन क्या है। तो आंसर इसका हम लिखेंगे कि एक ऐसा सोल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता, है ना। अगर उसमें हम थोड़ा सा अगर चलिए डिफाइन कर लेते हैं, तो इट इज ए सोल्यूशन ऑन, डिफाइन कर लेते हैं हम इसको कि इट इज ए सोल्यूशन, इट इज ए सोल्यूशन which resist to change its pH, to change its pH. A solution, it is a solution which resists to change its pH, to change its pH. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देता। लेकिन ये बात बिल्कुल बहुत साफ साफ सी है कि भाई पीएच चेंज कब नहीं होगा, थोड़ा सा मिलाने पर, है ना। इसमें हम जब मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है, तो इसमें ऑन एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऐड करें, किसका, एसिड का या बेस का, एसिड का या बेस का, तो पीएच चेंज नहीं होगा। अगर हम बहुत ज्यादा ही मिला देंगे तब तो पीएच चेंज ही हो जाएगा, एक नॉर्मल सी बात है ना। तो ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इट इज ए सोल्यूशन विच रजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट जो है एसिड या बेस का अगर हम ऐड करें ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, चलिए ये दूसरी डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑन एडिशन ऑफ small amount of acid and base, small amount of acid and base on addition of small amount of acid and base in buffer solution, अब बफर सोल्यूशन को हम BS लिखेंगे, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इन बफर सोल्यूशन, देन इट्स पीएच इज नॉट चेंज,
then its pH does not change, है ना, does not change. On addition of small amount of acid and base in buffer solution, then its pH does not change, है ना. तो ये पॉइंट हम कह सकते हैं. बहुत प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि it is a solution in which if we add a small amount of acid and base, then its pH does not change, है ना. ऐसे भी हम लिख सकते हैं. तो मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है. अगली डिफिनीशन लिखने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही मुझे, लेकिन चलिए लिख देता हूँ. फिर से लिख देता हूँ, है ना. बच्चों के दिमाग में जाए कि हाँ यही डिफिनीशन है, बहुत बढ़िया है ना. तो ए सॉल्यूशन है ना, ए सॉल्यूशन in which if we add a small amount of acid and base, a solution in which if we add a small amount of acid and base, ठीक है. A solution in which if we add a small amount of acid and base, if its pH does not change, है ना, if its pH does not change, then this solution is known as, है ना, known as what, बफर सॉल्यूशन. देख लो, ऐसे किसी भी लैंग्वेज में आप वैसे डिफिनीशन पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं 3 बार लिख दिया. समझने वाली बात यहाँ पर ये है भाई, डिफिनीशन भी हम जानते रहें. और चलो अगर हम डिफाइन कर दें, ऐसे भी फिगर बना के समझा देते हैं. मान लो ये कोई सॉल्यूशन है ना, मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन है. मान लो भाई, मान लिया सर आप कह रहे हो. तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिर इसमें तुम चाहे एसिड मिलाओ थोड़ा सा, कितना मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना है, या इसमें थोड़ा सा बेस मिलाओ, इसका पीएच चेंज नहीं होगा. ये जो पीएच रहेगा वही पीएच रहेगा, पीएच चेंज नहीं होता. क्यों नहीं चेंज होता, आओ देखते हैं. पहले हम लोग जो है ना, पहले हम यहाँ पर ये वाला टॉपिक बना लें क्या. पहले हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन देख लें क्या. चलो पहला ये यूज देख लिया, व्हाट इज पीएच सॉल्यूशन. तो ये आप देख लिया आपने कि इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है भाई, तो हम इसको बफर सॉल्यूशन बोल देंगे. और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में सिंपली, है ना, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, और इससे पहले मैकेनिज्म से पहले जो है हम क्या बोल दें, मैकेनिज्म से पहले हम फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना, ऐसा कुछ रीडिंग ले लें. चलो ठीक है, तो हम चलिए बफर सॉल्यूशन बनाएं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो जैसे हम इसी पॉइंट में देखेंगे, अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो और बढ़िया बन जाएगा, ये रीडिंग और बढ़िया बन जाएगी. ये जो हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, चलो चौथे पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म. यहाँ फॉर्मेशन एंड टाइप, है ना. चलो यहाँ पर ये जो है फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड टाइप, ये चीज हम एक हेडिंग में देख लेंगे। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे कि कैसे ये काम करता है, और फिर फार्मूला डिराइव कर लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। चलो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट आप समझ जाएंगे। फॉर्मेशन, तो अगला बफर सॉल्यूशन हम समझ गए, उम्मीद है ना। एक अब तुम अभी ऐसा सोच सकते हो कि ये केमिकल सॉल्यूशन है जो ये 6-7 जगहों पर बहुत अधिक यूज होता है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजेज हैं इसके। तो क्या है बफर सॉल्यूशन? मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन है, कि केमिकल सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट है ना, इसका क्या करूं, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट अगर इसमें मिलाओगे तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा, यानी अपने पीएच को चेंज होने से रोकेगा, रजिस्ट करेगा। इट इज ए सॉल्यूशन व्हिच रजिस्ट्स टू चेंज इट्स पीएच इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। लेकिन उसमें स्मॉल अमाउंट मिलाया गया हो। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इन बफर सॉल्यूशन देन इट्स पीएच डज नॉट चेंज। अगर पीएच चेंज नहीं होगा तभी ये बफर सॉल्यूशन है, अगर पीएच चेंज हो गया तब तो ये बफर सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। अब यहाँ एक डिफिनीशन मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लग सकता है। ए सॉल्यूशन इन विच इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इफ इट्स पीएच डज नॉट चेंज देन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा काम हो गया, तुम्हें सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो हम लोग फार्मेशन की बात करते हैं। तो जो तीसरी बात है, तीसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अब। तो फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन है ना, फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो भाई ये दो प्रकार से बनता है, एक तो जो है हम बनाते हैं, और एक तो ये बन जाता है। तो मीन्स इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड है ना, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। हाँ, बफर सॉल्यूशन में इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। चलो यहाँ पर वैसे एक पॉइंट अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं, चलो मैं सोच रहा हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा आपको समझा ले जाऊं, इम्पॉर्टेंट ये है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई एक वीक एसिड ले लो, वीक एसिड है ना, वीक एसिड ले लो, या क्या ले लो, वीक बेस ले लो, और इसमें साल्ट मिला दो, साल्ट है ना, इसी वीक एसिड और वीक बेस का। तो ये साल्ट किससे बना होगा, ये साल्ट बना होगा चाहे वीक एसिड का हो या वीक बेस का हो, और प्लस जो है यहाँ पर स्ट्रांग एसिड होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लिखो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ और अच्छे से आप समझोगे। यहाँ वीक एसिड, स्ट्रांग बेस, और फिर ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रांग, यू कैन से वीक बेस है तो स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, स्ट्रांग एसिड ऐसा कुछ है। चलो ये जल्दी से लिख दिया, यहाँ समझो, यहाँ समझो, यही है बफर सॉल्यूशन। तो अभी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बस देखते रहो। तो चलो कह लेते हैं, हम कह लेते हैं, हमने कह दिया ए और बी। तो ए को चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड है ना। तो कभी कभी ये सॉल्यूशन अपने आप बन जाता है, कभी कभी ये सॉल्यूशन अपने आप बन जाता है। कब अपने आप बन जाता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक डायरेक्ट मेथड ये है कि हम बनाते हैं भाई, हम बनाएंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो चलो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दोनों की हम चर्चा करते हैं एक एक करके, दोनों की बच्चों हम चर्चा करते हैं एक एक करके
कि बच्चे ये कैसे बन जाता है, अपने आप कैसे बन जाता है, कैसे हमको बनाना पड़ता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, बहुत सरल है। चलो पहले तो ये समझो, पहले ABCD को डिस्कस करने से पहले पहले मैं एक पॉइंट यहाँ समझा देता हूँ, फिर इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करूँगा, है ना। डायरेक्ट मेथड तो बाद में डिस्कस करूँगा। चलो एक बात ये देख लो यहाँ पर, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई बीक एसिड ले लो। चलो मैंने ले लिया बीक एसिड, बीक एसिड मैंने क्या ले लिया, बीक एसिड ले लिया, और प्लस साल्ट, प्लस साल्ट मैंने ले लिया, प्लस साल्ट, ठीक है। तो फिर बीक एसिड ले लिया और साल्ट ले लिया, और ये साल्ट किससे मिलकर के बना हो ये फिक्स है, ये इसी बीक एसिड का हो। ये साल्ट किससे मिलकर के बना हो, इसी बीक एसिड का हो, और प्लस स्ट्रांग बेस का हो, ठीक है। देखो और दूसरा देखो, अगर आपने बीक बेस ले लिया, मान लो आपने बीक बेस ले लिया, मान लो आपने बीक बेस ले लिया, और फिर प्लस लेना पड़ेगा, साल्ट लेना पड़ेगा। ये मजबूरी है थोड़ा सा लिखने की, यहाँ एक मैं नई बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ बच्चों, इसीलिए इसको लिख रहा हूँ, नहीं तो इस पर डिस्कस करने लगता। ये साल्ट फिर किससे बना हो, ये साल्ट बना हो इसी बीक एसिड से, इसी बीक एसिड से, और इसी बीक बेस से, इसी बीक बेस से, और प्लस किससे बना हो, स्ट्रांग एसिड से, और किससे बना हो, स्ट्रांग एसिड से बना हो, स्ट्रांग एसिड से बना हो। देखो तो ये जो है मामला है ऐसे। अब ये जो इन, चाहे हम इसको बोलें चाहे हम इसको बोलें, तो यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि भैया ये भी बफर सॉल्यूशन बनेगा, और ये भी बफर सॉल्यूशन बनेगा, ये भी क्या बनेगा, बफर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्यों समझाया इसको, बहुत सारा एग्जाम्पल एक साथ, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फटाफट, तुम्हें और मजा आएगा धीरे धीरे। तो ये बफर सॉल्यूशन बन जाता है ना, ये बफर सॉल्यूशन ऐसे बन जाता है। तो अब ये अपना पीएच चेंज नहीं होने देगा, क्यों नहीं पीएच चेंज होने देगा, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और देखें हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बन जाता है, और इस पर हम विचार करें। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि इसका रेशियो है ना, जैसे मैं बताना ये चाह रहा था कि इसमें तुमने क्या देखा बच्चों, इसमें बच्चों आपने क्या देखा, आपने इसमें ये देखा कि इसमें है क्या क्या, इसमें है बीक बेस है, और मैं रेशियो बताना चाह रहा हूं, बीक बेस है और प्लस क्या है, स्ट्रांग साल्ट है। तो इसका रेशियो क्या है, बीक बेस कितना रहेगा और ये साल्ट कितना रहेगा। तो ये हो सकता है, ये आप कह सकते हो कि 1:2, ये 10 हो सकता है, या ये 10 हो जाए, ये कितना हो जाए, 1 हो जाए। ऐसा कुछ रेशियो चलता है, चाहे जिसको तुम रख लो, है ना। चाहे तुम इसको मीन्स इसको 1 रख लो, 1 ग्राम रख लो, इसको 10 ग्राम रख लो, इसको तुम चाहो 10 ग्राम रख लो, इसको तुम 1 ग्राम रख लो, मीन्स इसी रेंज में चलेगा। मैं यही बताने के लिए इसको लिखा। यहां भी वही पोजीशन है, यहां इसमें भी वही होगा, इसमें एसिड होगा, तो चाहे तुम इस एसिड को 1 ग्राम ले लो और इसको प्लस 10 ग्राम ले लो, या उल्टा कर दो, इसी को 10 ग्राम ले लो, इसका 1 ग्राम ले लो, तो ये बफर सॉल्यूशन बन जाता है। आप कहोगे गुरुजी दोनों सही है, हाँ भाई दोनों सही है। अब ये बफर सॉल्यूशन बन रहा है भाई, नेचर है बेटा, ये नेचर की ताकत है बेटा, नेचर की ताकत है। क्लास 10th में बताओ,
क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ हाइड्रोजन भी जलता है, ऑक्सीजन भी जलता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जो पानी बनाता है वो आग जलने से बुझाता है, आग को बुझाता है ना। तो ये तुम पूछोगे हमसे ऐसा गुरुजी क्यों, तो भाई ये नेचर ने बनाया है ऐसा, है ना। ये भी बात तो समझो कि अब मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, है ना। ये बातें समझो, इसमें नेचर का रोल ज़्यादा है, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये बफर सॉल्यूशन तुम्हारा तैयार हो जाता है। अभी और प्रैक्टिकली मैं बता दूं तो चित्र भी बना करके बताया जा सकता है। चलो चित्र भी बना करके बताऊंगा। तो मान लो, चलो इसमें चित्र बना देते हैं, इसमें एग्जाम्पल, इसमें मैंने ले लिया। अब ये पढ़ेंगे हम लोग, ये बात हमने अपनी बता दी, और ये डायरेक्ट मेथड अभी हम चर्चा करेंगे, इनडायरेक्ट वाला पहले देख लो जरा सा। इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट वाले में, चलो जैसे मान लो मेरे पास ये है बीकर, और इस बीकर में तुमने जो है क्या किया, मिला दिया क्या, चलो मान लेते हैं मिला दिया इसमें तुमने 10 ग्राम, है ना। मान लो तुमने मिला दिया इसमें 10 ग्राम NaOH। मान लो तुमने इसमें क्या मिला दिया, 10 ग्राम NaOH मिला दिया, है ना। और इसमें तुमने मिला दिया क्या, इसमें तुमने मिला दिया एसिटिक एसिड CH3COOH। इस दोनों को इसमें तुमने मिला दिया, इसका अमाउंट रखा है, इसका भी अमाउंट बता दे रहा हूं कि कितना मिलाओगे तो बफर बनेगा। अब वो रिएक्शन और स्टाइक्योमेट्री डिटरमाइन करेगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई। इसी का एग्जाम्पल मैं 2-3 दे करके तुम्हें समझाना चाहता हूं बच्चों, और मुझे लग रहा है कि बगल वाली बात सब मिटा ही दें, बगल वाली बात मिटा दें, इधर वाली बात मिटाएं या इधर वाली बात मिटाएं। चलो इधर वाली बात मिटा देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गया लिखे हुए, तुम समझ चुके होंगे। तो चलो भाई, यहाँ वाला जो मामला है हम इसे समझाते हैं कि इनडायरेक्ट में ये कैसे बन जा रहा है, इनडायरेक्टली अपने आप ही कैसे बन जा रहा है ये बफर सॉल्यूशन, तो ये समझाते हैं। अब इसमें वही स्टाइक्योमेट्रिक वाला मामला हमारे साथ होगा, चलेगा, है ना। चलो देख लो। उसके बाद हम 2024 में बफर सॉल्यूशन पर आया हुआ सवाल भी लास्ट में करेंगे, है ना। 2024 में बफर सॉल्यूशन पर पूछा गया सवाल भी हम लास्ट में जेई में जो बफर सॉल्यूशन का सवाल पूछा गया उसको भी करेंगे। इस बात को मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, अगर हम रिएक्शन करवाएं CH3COOH प्लस NaOH, तुम्हें पता है ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, CH3COONA प्लस क्या H2O बनेगा, है ना। एसिड और बेस, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो मामला यहाँ क्या आने वाला है कि अगर इसमें CH3COOH बच जाए, है ना। अब चलो मैं उसी 10 ग्राम पर ले लूंगा मामला। जैसे तुम क्या देख रहे हो कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका भी कितना 1 मोल, देखो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ये रिएक्शन कर रहा है। इसका 1 मोल में तुम बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा ये, है ना। इसका तुम 1 मोल में बदलोगे तो कितना आ जाएगा मामला, CH3COOH, तो ये 12 दूना 24, 4 हाइड्रोजन हो गया, 24 4 28, और 16 दूनी 32, 28 32 60 हो गया, है ना। 28 और 32 कितना हो गया, 60 हो गया। देखो 12 दूना 24, 4 हाइड्रोजन, 24 4 28, 16 दूना 32, है ना, 60 हो गया। तो इसका देख लो ये 60 ग्राम, ये रिएक्शन पूरा हो जाता है। अगर इतना अमाउंट रहेगा तब तो बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर इतना इसको मिला दो, इतना इसको मिला दो, तो यहां पर क्या होगा, नो बफर सॉल्यूशन, यहां कोई बफर सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। हाँ,
जैसा मैंने कहा कि चलो हम लोग जो है इसका 10 ही ग्राम मिलाते हैं, है ना, इसका क्या मिला देते हैं, 10 ग्राम। इसका 10 ग्राम मिला है, चलो इसका ले लो तुम 60 ही ग्राम मिलाओ, है ना। तो सिंपल सी बात है कि 40 पर ये 60 लेता है, इसका तुम कितना मिलाओ, इसके इसका 10 ग्राम मिलाया, वहां मैंने 10 ग्राम लिखा, इसका तुम चलो 60 ग्राम मिला दो, तो फिर ये रिएक्शन करेगा, इसका इसका 40 ग्राम इसके 60 ग्राम से, है ना, ऐसे मोटे मोटे में देख लो, इसका 40 इसका 60, है ना, इसका 20 इसका 30, इसका 10 इसका 15, इसका जब 10 मिलाया तो यहाँ 15 ये खर्च हो जाएगा, 15 ग्राम इसका खर्च हो जाएगा, बच कितना जाएगा, यहाँ से 45 ग्राम बच जाएगा। तो यानी यहाँ जो अभी जो हमें मिल रहा है, सोचो जरा, अभी जो हमें मिल रहा है इसका 15 खर्च हो गया, इसका 10 खर्च हो गया, है ना, इसका 10 ग्राम खर्च हो गया, इसका 15 ग्राम खर्च हो गया, इसका 10 ग्राम खर्च हो करके क्या बना लेगा, CH3COO यानी, अब ये NaOH तो खत्म हो गया, ये एसिड का कितना अमाउंट बच गया, इसका 15 खर्च हो गया, तो इसका बच गया CH3COOH। अब ये बना होगा जो भी, है ना, ये जो भी बना होगा अमाउंट, अभी इसका अमाउंट तो तुम आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हो, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर इसका 10 ग्राम और इसका 15 ग्राम, तो 15 10 25 ग्राम ये बना होगा, इसका अमाउंट कितना होगा, 25 ग्राम ये रहा होगा, है ना। देख लो, बहुत सिंपल सी बात है, 10 ग्राम NaOH 15 ग्राम इससे रिएक्शन कर लेगा, अब NaOH खत्म हो गया तो CH3COOH को छोड़ना ही पड़ेगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट की तरीके से यहाँ NaOH काम करेगा, तो इसका 10 ग्राम इसका 15 ग्राम रिएक्शन करके इसका 25 ग्राम ये साल्ट बना लेगा, 25 ग्राम ये साल्ट बन जाएगा। अब इसमें 45 ग्राम क्या बच गया, 45 ग्राम ये एसिड बच गया। अब ये पूरा पूरा जो मिक्सचर है ये बफर सॉल्यूशन के जैसे काम करने लगेगा, ये बफर सॉल्यूशन बन गया, हम बना नहीं रहे थे, ये बन गया। हम ये क्या कह रहे हैं कि 10 ग्राम ये मिलाओ और ये 60 ग्राम ये मिलाओ, तो यहाँ जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है तुम्हारा, ये बफर सॉल्यूशन बन गया अपने आप, हम बना नहीं रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल हमने दिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल तुम स्वतः भी दे सकते हो, है ना, तुम स्वतः भी इस बात को आराम से समझ रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत सरल बातों में ये समझाया गया, है ना। तो इसका यानी 1:10 के रेशियो में लाई करेगा, है ना, यहाँ साल्ट और एसिड ये वाला है मामला, ठीक है, साल्ट और एसिड, ठीक है, बात बराबर, तो ये है मामला, ये बनेगा भैया। और दूसरा एग्जाम्पल, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया, और भी दूसरे एग्जाम्पल आप ले करके ऐसे ही, अगर पूरा रिएक्शन कर जाएगा तब तो फिर बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वहां पर अगर यहाँ मान लो मैं बेस लेता, यहाँ एसिड लेता, चलो ले ही लेता हूं, ऐसे क्या बताऊं, चलो दूसरा एग्जाम्पल मिटा दिया जाए, मुझे लग रहा है कि तुम समझ गए हो, और मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दूं, चलो यहाँ मिटा दिया, यही दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें समझा दे रहा हूं, यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, तो दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, फिर से वही कहानी, इनडायरेक्टली कब बन जाएगा क्या, बफर सॉल्यूशन, जब हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे या हमारे सामने ऐसी कुछ रिएक्शन हो रही होगी, तो वहां बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। चलो पहले रिएक्शन ही लिखते हैं, मान लो तुम्हारे पास है बेस NH4OH, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, चलो HCl ले लिया, तुम्हें पता है कि सिंपल सी बात है कि ये NH4Cl
और प्लस वही H2O, बेस और एसिड या एसिड और बेस, साल्ट और वाटर, ये बन रहा है। मोटी बातें हैं, है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 2 को समझा रहा हूं। चलो यहाँ लिख भी दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 को समझा रहा हूं, ठीक है। अभी नीचे सोल्यूशन बना भी दूंगा, घबराना नहीं है। जैसे देखो मोटी बात, वही स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस वाली बात हम यहाँ करेंगे। इसका मोलर मास निकालो तो क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन 1 5 हाइड्रोजन, 4 1 5 हाइड्रोजन, और ये 5 हाइड्रोजन हो गया, और ये ऑक्सीजन का 16 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 और 5, 16 5 21 हो गया, और नाइट्रोजन का 14 हो गया। तो 21 और 14 कितना, 46, 21 और 14, 21 और 14 जुड़ने पर, हाँ ये चलो जोड़ ही देते हैं। 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और इसका 16, 16 5 21, है ना। 5 हाइड्रोजन का 5 प्लस 16, तो ये हो गया 21, नाइट्रोजन का 14, तो ये हो गया कितना, 4 1 5 2 1 3, 35, ठीक है। सही लिखेंगे, सही लिखा जाएगा भाई। अगर तुम इसका 30, रूल तो वही चल रहा है भाई। चलो 1 मोल, मोल वाला तो ऐसे ही डायरेक्ट लिखा जा सकता है, 1 मोल, तो ये क्या बना 1 मोल, ये कितना बना 1 मोल। ये बात पहले चैप्टर में पढ़ा दी जाती है। अब यहाँ ग्राम में इसका ग्राम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 35 ग्राम, और इसका ग्राम में अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो क्लोरीन का 35.5 प्लस 1 36.5, तो ये हो गया 36.5। ये दोनों तुम मिलाओ, ये दोनों तुम जैसे ही मिलाओगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा, तुम कह सकते हो इसका जो है, मान लो इसका बन गया कितना, ये तो 18 ग्राम बन जाएगा। और तुम इस दोनों को जोड़ करके, ये 35.5 प्लस 1 है, तो ये 35 2 जा 70 हो गया, 70 प्लस 1 71, 71.5, ठीक है। 71.5 का मतलब ये है कि अगर उसमें से यहाँ से 71.5 माइनस 18.0, तो यहाँ तो 5 ही आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, तो 1 निकल जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 53.5 ग्राम, ऐसा कुछ ये रूल है जनरल सा, ऐसा कुछ चलेगा। ये सब ग्राम में चल रहा है, ग्राम में ग्राम में ग्राम में। मोटी बात ये है कि 35 ग्राम NH4OH 36.5 ग्राम HCl के साथ मिलाओगे तो 53.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ये साल्ट बनेगा, और फिर ये 18 ग्राम पानी भी बन जाएगा साथ में। लेकिन हम इतना नहीं मिलाएंगे, ऐसा करने से तो भाई बफर नहीं मिलेगा, बफर सोल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन कब बन जाएगा बफर, तब बन जाएगा जब तुम ऐसा कुछ करो कि ये बच जाए, ये साल्ट भी बन जाए या Cl खत्म हो जाए। देखो मोटी मोटी बात, हम ये कंपोजिशन में इतना इतना नहीं मिलाएंगे। हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम 2 चीज मिलाएंगे फटाफट। क्या क्या मिलाएंगे, एक तो NH4OH मिलाएंगे, और दूसरा क्या मिलाएंगे, दूसरा मिलाएंगे इसमें HCl मिलाएंगे। हम इसकी क्वांटिटी अपने अनुसार डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि NH4OH बच जाए, HCl खत्म हो जाए, तो साल्ट प्लस NH4OH, यानी इसमें बफर सोल्यूशन बनाने के लिए हम चाहते हैं कि बफर सोल्यूशन यहाँ बन जाए। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें साल्ट चाहिए, NH4Cl प्रेजेंट हो और NH4OH प्रेजेंट हो, तब ये बफर सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा कुछ सेट करते हैं, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, चलो पॉइंट में लेके चले जाते हैं तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये ले लिया तुमने क्या, इसका अमाउंट लिया तुमने HCl का 3.65 ग्राम, है ना। तो अब इसका तुम ले लो 35 ग्राम ही ले लो, इसका तुम 35 ग्राम ले लो, इसका इतना ले लो, है ना। तो सीधी सी बात है
कि यहाँ पर खर्च कितना होगा। यहाँ पर खर्च होगा 3.5 ग्राम। देखो इतना जो है इतने से रिएक्शन कर रहा है, तो अगर हम डेसिमल को यहाँ जंप करवा दिए तो यहाँ एक डेसिमल बीच में आ जाएगा, तो यानी 3.5 ग्राम ही इसका खर्च होगा। इसका 3.5 ग्राम ही खर्च होगा। इसमें 3.5 माइनस कर दो, 3.5 मैंने माइनस कर दिया तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा देख लो, बहुत सरल है। यहाँ 5 आ गया और यहाँ 4 बच गया तो 1 आ गया, डेसिमल लगा दिया, और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, 3 ही। तो इसका मतलब कि देखो इसका 3.5 यहाँ जोड़ दो चाहो तो 3.50, तो यहाँ 5 आ गया, और यहाँ जो है क्या बन जाएगा सोचो जरा, 5 + 6 है ना, 11, 3 3 7। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इस बीकर में, ये हमारे पास बीकर है, अगर तुम 35 ग्राम ये वाला मिला दो NH4OH, अगर तुमने मिलाया बाई चांस, अब ये इनडायरेक्ट है ना, अपने आप ही बन जा रहा है, और तुम क्या मिला दो यहाँ से 3.65 ग्राम HCl मिला दो, इसको मिला दो 3.65 ग्राम HCl मिला दो, ये दोनों 3.65 ग्राम HCl ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से इसका जो बच जाएगा NH4OH, ये बच जाएगा 31.5 ग्राम, ये बच जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास जो ये NH4Cl है, ये बन जाएगा 7.15 ग्राम। अभी ये बफर सोल्यूशन बन गया, अपने आप ही बन गया, हमने बनाया नहीं, ये हम ऐसा रिएक्शन करवा रहे थे तो बन गया ये, है ना। तो ये तो बनाने का तरीका में जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है उसका इनडायरेक्ट मेथड में ये अपने आप ही बन गया, है ना। ये क्या हुआ, ये अपने आप ही बन गया। अच्छा, और क्या बात करना चाहेंगे हम लोग इसमें, और हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि डायरेक्ट मेथड में तो हम ऐसे ही नाप जोक करके तौल करके मिलाएंगे, है ना। हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, ये अपने आप ही हो गया। मान लो ऐसी हमारे सामने ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, है ना, मान लो ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए तो अपने आप बन जाएगा। और डायरेक्ट मेथड में जो है हम पहले से ही मिलाएंगे। तो क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्लियर हो पा रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्लियर हो पा रहा है, मतलब ये हम ऐसा हम करना नहीं चाह रहे थे, ऐसा हम चाह नहीं रहे थे, ये अपने आप हो गया। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, अपने आप ही बन गया, है ना। और अगर ऐसा हम जानबूझ करके ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा यही, है ना। हम जानबूझ करके बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में कोई बहुत विशेष वो नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड का ये मतलब हुआ कि हम रिएक्शन करवा रहे थे या कुछ रिएक्शन कर रहे थे या कोई और अदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने आप बन गया, उस सिचुएशन पैदा हो गई। और डायरेक्ट वाले में तो भाई हम मिलाएंगे, हम उसको नाप तौल करके उतना मिलाएंगे जिससे हमारा बफर सोल्यूशन ही बने। ऐसा ना हो कि वो पूरा रिएक्शन कर जाए। अब सोचो जरा, अगर ये खत्म हो जाएगा तो क्या बफर सोल्यूशन बनेगा? अगर NH4OH ही खत्म हो जाएगा तो क्या यहाँ बफर सोल्यूशन बनेगा? नहीं। NH4OH जब खत्म हो जाएगा तो बफर सोल्यूशन बनने वाला नहीं है, इसको खत्म होना पड़ेगा। ऐसे दूसरे वाले में भी है। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला मेथड जो है ये आपके समझ में आ गया। आओ जो है हम लोग टाइप देख लेते हैं, है ना। आओ हम लोग जो है टाइप देख लेते हैं। तो सवाल दोनों पर पूछा जाता है। अभी जो है आज मैं टारगेट किया हूं कि वही लास्ट में जेई वाला सवाल करवा दूं, तो 2024 में पूछा गया है एक सवाल।
अभी हम इसके लेकिन मैकेनिज्म पर बात कर लेते हैं, फिर फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर पी वाई क्यू, चलो इसको मिटा दें, मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा, चलो मिटा दिया जाए। तो अब मामला क्या है बना, अब ये सब भैया जानना होगा, यही प्रैक्टिकल बात है जो भी पढ़ाया, यही प्रैक्टिकल बात इससे रिलेटेड है। चलो मुझे लग रहा है कि ठंडी कुछ कम हुई है, इसलिए बोर्ड हमारा आसानी से मिट जा रहा है, लेकिन फिर भी बोर्ड पर मिटाने के बाद थोड़ी सी गंदगी रह जाती है। चलो वो जो है टाइप वाले में तुम्हें हो सकता है मजा आ जाए। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन देखो, टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन, तो ये एसिडिक और बेसिक है। चलो यहाँ पर हम जो है टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन है ना, चलो बिल्कुल, तो यहाँ से आ गया हमारे पास टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। तो मोटी मोटी बात है कि ये दो प्रकार का है, बफर सोल्यूशन दो प्रकार का है। एक तो है भैया एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन, और दूसरा है बेसिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन। देखो वही जो अभी हम लोग बनाने का मेथड बताए, उस वही यहाँ भी हो रहा है, वही यहाँ भी हो रहा है, बहुत मोटी मोटी बातें। तो बफर सोल्यूशन बनेगा वैसे ही, है ना। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन में क्या क्या रहेगी, क्या क्या बातें रहेंगी। एसिडिक बफर सोल्यूशन में क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा, वीक एसिड रहेगा प्लस साल्ट रहेगा। और ये साल्ट कहाँ से आया हुआ हो, यही वीक एसिड हो, यही वीक एसिड हो, और प्लस स्ट्रांग बेस हो, प्लस स्ट्रांग बेस हो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल इसका तो यही हो गया। चलो मैंने क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया CH3COOH और प्लस CH3COONE। अब अगर इसका रिएक्शन लिखता चलूँ तो तुम्हें ये बात तो पता होगी कि ये कहाँ से बना होगा, ई वाला ये बना होगा CH3COOH, देखो ये वीक एसिड हो गया, और प्लस किससे बना होगा, प्लस स्ट्रांग बेस में यानी OH से बना होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बफर सोल्यूशन बन गया। यही ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए, बफर सोल्यूशन बना लिए। दूसरा, अगर हमने जैसे मान लो ले लिया, हमने जो है क्या किया, हमने यहाँ से ले लिया, है ना, तो हमने ले लिया HCl ले लिया, चलो HCl ले लिया, और प्लस यहाँ से NaCl ले लिया, तो भी ये बफर सोल्यूशन बना लेगा। कैसे बना लेगा, है ना, कैसे बना लेगा, तो ये हमारे पास HCl और प्लस ये स्ट्रांग क्या, प्लस ये स्ट्रांग हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना, प्लस ये स्ट्रांग 20 आ जाएगा NaOH। तो ये क्या बन जा रहा है, बफर सोल्यूशन बन जा रहा है। जैसे देखो तुम ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हमने जो है क्या ले लिया, हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, चलो ये ले लिया हम लोगों ने, ये हो गया हमारे पास बेंजोइक एसिड, घबराना बिल्कुल नहीं है, COOH, और प्लस यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया पोटेशियम बेंजोएट, ये ले लिया, यू कैन से COOK। कैसे बना होगा तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है, ये जो है ये बेंजोइक एसिड रहा होगा, और COOH, और प्लस इसमें KOH का रिएक्शन करवा दिया गया होगा, तो ये बन गया होगा। मोटी बातें हैं, है ना। तो ये
बहुत सारा एग्जाम्पल बफर सोल्यूशन का इस प्रकार से। और ये सारे बफर सोल्यूशन एसिडिक है क्योंकि इसमें बीक एसिड शामिल है, ठीक है। और जैसे बेसिक बफर की बात कर लो, इसमें जो है और भी बहुत सारी एसिड तुम ले सकते हो, चलो और बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे यहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया HCOOH ले लिया, और यहाँ पर ले लिया प्लस HCOOK ले लिया। कैसे बना होगा, सिंपल सी बात है, HCOOH प्लस KOH, इससे मिलकर के HCO के सोडियम फॉर्मेट बना होगा, है ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल इसका पॉसिबल है ना। और बी जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बीक एसिड में, है ना। बीक एसिड ले लें और उसी का साल्ट ले लें, है ना, बीक एसिड और उसी का साल्ट, तो फिर ये क्या बनाएगा, तो फिर ये बफर सोल्यूशन बनाएगा। जैसे तुम बीक एसिड में ले लो H2CO3 ले लो, है ना, बफर सोल्यूशन H2CO3 ले लो, और तुम क्या ले लो, Na2CO3 ले लो, Na2CO3 ले लो। तो देखो कंडीशन बन रही है बफर सोल्यूशन बनने की, है ना। किससे बना होगा, मान लो H2CO3 एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, और प्लस ट्वाइस NaOH ये बेस हो गया, ऐसा कुछ। इसका एग्जाम्पल और ले ले, इसका एग्जाम्पल ले लो, ये किससे बनेगा, ये यहाँ बनेगा बीक बेस रहेगा प्लस साल्ट रहेगा, यहाँ से बीक बेस प्लस साल्ट। ये साल्ट किससे बना होगा, ये साल्ट बना होगा, यही बीक बेस होगा और प्लस स्ट्रांग एसिड होगा, है ना। पहला एग्जाम्पल तो वही जो हम लोगों ने लिया ऑलरेडी। जैसे चलो बीक बेस ले लो, NH4OH ले लो, और प्लस इसमें NH4Cl ले लो, और ये NH4Cl कहाँ से आया होगा, NH4OH प्लस HCl से, है ना, यहाँ से आया होगा। बीक बेस ले लो, बीक बेस ले लो, और फिर जैसे यहाँ से बीक बेस ले लो, तो मान लो बीक बेस में अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो बीक बेस में तुम ले सकते हो, जैसे तुम ले लो CH3 NH2, अमीन जो होते हैं सारे बीक बेस ही होते हैं। और यहाँ से इसका साल्ट लोगे तो क्या बनेगा, इसका साल्ट क्या होगा, CH3, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस Cl माइनस, है ना। तो ये किससे बना होगा, तो ये बना होगा, सिंपल सी बात है, बीक बेस, यानी तुमने क्या ले लिया, CH3 NH2 लिया, प्लस इसमें HCl मिला दिया, तो फिर क्या करेगा ये, है ना, बीक बेस मिला, और इसमें एसिड मिल करके बीक बेस मिला, और फिर ये साल्ट बनाएगा, है ना। बीक बेस जो है वो मिल करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, NH2Cl माइनस, तो ये साल्ट मिल करके CH3NH2, ठीक है, और वो एसिड है, ठीक। तो यहाँ से जो है क्या बनाएगा ये, है ना, तो ये साल्ट बनेगा। तो इस प्रकार से जो है हम बेसिक्स बफर और एसिडिक बफर, बेसिक बफर और एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन और एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दो टाइप के बफर सॉल्यूशन जो हैं इनको हम, है ना। तो इसमें बेसिक बफर में बच्चों ग्लाइसिन और ग्लाइसिन हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना,
इसमें ये भी एग्जाम्पल है, ग्लाइसिन ले लो, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोजन क्लोराइड, ग्लाइसिन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, आराम से आप देख लो, ये सब एग्जाम्पल हैं। हम लोग फटाफट थोड़ा सा मैकेनिज्म और फार्मूले को हम लोग फटाफट देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म और फार्मूला ये समझेंगे, मैकेनिज्म और फार्मूला है ना, उसके बाद PYQ, फिर ये टॉपिक खत्म। चलो इसको मिटा दिया जाए, चलो थोड़ा सा जल्दी से कुछ करते हैं। तो मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म भी जो है इसकी मैकेनिज्म कॉमन आयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। तो हम लोग फटाफट इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि काम ये कैसे करेगा। ऐसा क्या करता है ये कि अपना pH बदलने ही नहीं देता। ऐसा कौन सा जादू ये करता है ये कि इसमें थोड़ा सा एसिड और बेस को मिलाओ तो ये अपना बदलने ही नहीं देगा pH। ऐसा कौन सा जादू करता है, यही बात हम लोग मैकेनिज्म में सीखेंगे। तो फटाका जो है हम लोग मैकेनिज्म, तो ये हम जल्दी से सीखो फटाफट मैकेनिज्म। तो कैसे ये काम करता है, तो मैकेनिज्म, अब एक पॉइंट तुम ये लिख सकते हो कि मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन is based on the principle of common ion effect। मुझे लग रहा है कि ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। और जल्दी से समझते हैं, ए बी करके 2 पॉइंट करके हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। चलो इसमें जो है तुम मिला दो, थोड़ा सा पहले एसिड मिलाओ, एसिड मिलाओ। अब वो एसिड को मिलाओ ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ऐसा लिखा जाए ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, है ना। चलो ऐसा लिख लेते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। मान लो थोड़ा सा एसिड मिलाया गया, बहुत सरल है, एक ही बार में समझ जाओगे, बहुत सरल है। तो चलो ले लेते हैं हम, मान लो हमने ये ले लिया, हमने क्या लिया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया है। अब ये मैकेनिज्म तुम्हें, इसी बात को जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको तुम लैंग्वेज में करके लिख भी सकते हो, और समझ गए तो ज़्यादा बेटर है, इम्पॉर्टेंट है समझना। चलो देखो जल्दी से, तो हमने ये जो बफर सॉल्यूशन लिया है, वो बफर सॉल्यूशन हमने इसमें लिया है, इसमें हमने लिया है बफर सॉल्यूशन। और कैसा बफर सॉल्यूशन, मान लो मैंने एसिडिक वाला लिया है, तो इसमें हमने सिंपल सी बात है कि क्या क्या मिलाया होगा। इसमें हमने मिलाया होगा CH3COONA मिलाया होगा, साल्ट, ये साल्ट मिलाया होगा, और क्या मिलाया होगा, एसिड मिलाया होगा CH3COOH। इसमें क्या इक्विलिब्रियम जब वो इस्टेब्लिश हुआ होगा तो उस समय ये, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन बनी हुई होगी। देखो विचार करो, इसमें ये तो साल्ट है तो ये टूट जाएगा, तो फिर CH3COONA, तो ये टूट जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3, है ना, CH3COO प्लस Na, ये माइनस प्लस, ठीक है। अब ये लेकिन वीक बेस है तो, सॉरी वीक एसिड है तो बहुत थोड़ा सा टूटेगा, तो CH3COOH, और यहाँ जो है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे, इसमें जब थोड़ा सा, एसिड का काम क्या है, H प्लस को बढ़ाना। एसिड का काम क्या है,
H प्लस को बढ़ाना। देखो जैसे इसमें एसिड मिलाएंगे तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में H प्लस बढ़ने लगेगा। इस डायरेक्शन में बताओ, जैसे हम एसिड मिलाएंगे इस डायरेक्शन में ये बढ़ने लगेगा, है ना। जैसे इसमें एसिड मिलाओगे H प्लस बढ़ने लगेगा ये, तो ये आपस में जुड़ करके बैकवर्ड रिएक्शन यहां शुरू हो जाएगी। इसका कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन की पूर्ति यहां से हो जाएगी। इसका अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड है वो यहां से मिल जाएगा, और इसमें इस H प्लस के साथ ये रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन यहां से क्या शुरू हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। बताओ, इस सारी बात को तुम्हें चाहिए, क्लास 11th का स्टूडेंट अगर कोई है तो जो ये लैंग्वेज वो सुन रहा है ये अपने मन से बात को समझ करके अपने मन से 2-4 लाइन में लिखेगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर से मोटी बात मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को मिला करके बफर सोल्यूशन बनाया गया। इस बफर सोल्यूशन में ये दोनों रिएक्शन होंगी, और इसमें अगर हमने एसिड मिलाया, एसिड का काम क्या है H प्लस को बढ़ाना, जैसे ही H प्लस यहाँ बढ़ेगा ये दोनों आपस में मिल करके बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा, ये बनने लगेगा। यानी जो एसिड हम मिला करके H प्लस के कंसंट्रेशन को बढ़ाए थे वो घटा दिया गया। किसने घटाया, इस सोल्यूशन ने ही घटा दिया। एसीटेट आयन ऊपर से मिल जाएगा, H प्लस के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन बना लेगा, कर लेगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब जो एसिड हम मिलाए वो खत्म कर दिया गया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। चलो तुम बेस मिला लो, चलो तुम क्या करो, बेस मिला लो। अगर मान लो इसी में बी वाले में, देखो इसको मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा, बी वाले में बी, तो बी में आन एडिशन, फिर समझ लो जैसे ये है वैसे ये भी है, जैसे ये है वैसे ये भी है, आन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। थोड़ा सा बेस मिलाओ, कैसे काम करेगा देखो इसी में हम थोड़ा सा बेस मिला रहे हैं, ठीक ठीक है। अब मान लो हमारे पास बफर सॉल्यूशन यही है, इसको चलो मिटा देते हैं। ये ऐसा कुछ पहले से इसी बफर सॉल्यूशन में रहा होगा। अब जैसे ही इसमें तुम बेस मिलाओगे, बेस का काम क्या है, OH माइनस देना। बेस का काम क्या है, यहां से OH माइनस सोल्यूशन में बढ़ने लगेगा, सोल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वैसे ही ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, पानी H2O। इसके लिए ये चीजें आप तुम लिख सकते हो फिर से, तो ये पानी बनने लगेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन चली जाएगी, क्योंकि यहाँ के इक्विलिब्रियम उसकी वैल्यू के इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू तो चेंज होना नहीं है, इसकी वैल्यू क्या नहीं होना है, इसकी वैल्यू चेंज तो होना नहीं है। जैसे इसमें OH माइनस मिलेगा थोड़ा सा तो ये ब्रेक होने लगेगा, मींस इसके एडिशन पर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको लिखना। तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन हो करके फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और H प्लस पर्याप्त मिलने लगेगा, बेस का OH माइनस यहां से खत्म हो करके पानी बनता जाएगा, जो इसका pH पहले था वही रहेगा। तो जो दो कीवर्ड हमने लिखा है, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको जरूर मेंशन करना नोट्स में। तो ये मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म पर ये काम करता है। और फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं, कौन सा फार्मूला इसमें यूज होता है उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आई होगी, इसको बनाओ कॉपी में अच्छे से लिखो। चलो फार्मूला, क्योंकि टाइम तेजी से बीत रहा है। चलो फार्मूले की बात हम करेंगे अब। तो चलो एसिडिक बफर है ना, फार्मूले में भी जल्दी से बात करेंगे, फार्मूले में भी बहुत जल्दी से बात करेंगे। चलो देखो, तो यहां से हम डिराइव करेंगे भैया
फार्मूला, है ना। अगला जो भी टॉपिक है तुम अपना बना लेना। तो यहाँ से हम बात करेंगे सीधा सीधा फार्मूला, है ना। चलो फार्मूला, इसमें कौन सा यूज होगा, पहले ए के लिए करते हैं। ए के लिए क्या करेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। देखो मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी बातें हैं। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन में फिर से वही, तुमने क्या क्या मिलाया है इसमें, तुमने इसमें मिलाया है भैया, चलो वही ले लेता हूँ, CH3COONA साल्ट मिलाया है, CH3COOH मिलाया है। देखो फटाफट यहाँ से इसमें ये सॉल्यूशन, ये हमें बफर सॉल्यूशन मिला हुआ है, इसका पीएच हमें निकालना है, यही उद्देश्य है ना। इसका हमको क्या चाहिए, पीएच चाहिए। ये बफर सॉल्यूशन हमारा बन गया। तो फिर सीधी सी बात है कि ये एसिड जो है CH3COOH, यहाँ से ये क्या बनाया होगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस में ये ब्रेक हुआ होगा। क्योंकि देखो ये एसिड है तो इसके लिए Ka लिखा जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CH3COO माइनस और इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COOH। मुझे लग रहा है बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ से तुम H प्लस निकाल लो, यहाँ से जैसे ही H प्लस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये Ka मल्टीप्लाइड, है ना। तो देखो H प्लस हमें निकालना है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3COOH कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ये बात यहाँ हो गई, ठीक है। अब तुम जरा देखो, विचार करो, अब ये तो बहुत थोड़ा सा टूटेगा। देखो बीक एसिड है, ये क्या है, बीक एसिड है, तो बहुत थोड़ा सा टूटेगा, है ना। इसका जो है बीक एसिड का जो अल्फा होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर ब्रेक होगा, है ना। लेकिन इसी जगह पर तुम्हारे पास क्या है, CH3COONA, ये तो साल्ट है, तो ये टूट जाएगा पूरा। तो ये क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो जरा विचार करो, अगर हम इसके आयन पर देखो, ये जो है एसिड है तो बहुत थोड़ा टूटा होगा, और ये कहाँ से आया होगा, सोचो, ये इसके टूटने से, देखो CH3COOH के टूटने से एसीटेट आयन बनेगा कि इसके टूटने से एसीटेट आयन बनेगा। तो पता लग रहा है कि ये टूट ही नहीं रहा है, बहुत कम टूट रहा है, और यही पूरा टूट रहा है। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है इसकी वजह से है, इसकी वजह से नहीं है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लें, ये साल्ट का कंसंट्रेशन लिख लें, जितना साल्ट हमने, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साल्ट का कंसंट्रेशन। और इसकी जगह पर ये जब टूटा ही नहीं, बहुत थोड़ा सा टूटा है, तो इसकी जगह पर तुम एसिड का कंसंट्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये मोटी बात सामने बन करके आ गई, देख लो। तो यहाँ से ये हमारे पास, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, कि H प्लस का कंसंट्रेशन जो है ये इक्वल टू है Ka मल्टीप्लाइड, फिर ये हो गया हमारे पास ऊपर किसका, एसिड का, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। हम पीएच बनाना है, माइनस लॉग लगा दो, यहां लगा दिया माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू, यहां लगा दो माइनस लॉग बेस 10 Ka ब्रैकेट शुरू हो गया, मल्टीप्लाइड एसिड अपान क्या हो गया, बेस हो गया, ओहो साल्ट हो गया, एसिड अपान क्या हो गया, साल्ट हो गया बच्चों, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। इसी चीज को देखो हम पहले बता चुके हैं कि क्या लिखेंगे हम लोग, पीएच लिखेंगे। यहां तुम लाग को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
log बेस 10 के ए, ये मल्टीप्लाई किस में बदलेगा, प्लस में, लेकिन ये माइनस साइन उसको अंदर ले जाने पर वो प्लस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। चलो यहाँ हम प्लस लगा देते हैं, बड़ा सा ब्रेकेट लगा देते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे माइनस log बेस 10 एसिड अपान बेस सॉल्ट, बार बार बेस लिख उठ रहा है, एसिड अपान साल्ट, इसका कंसंट्रेशन। सिंपल, बहुत छोटी छोटी बातें। देखो अब अगर हम इस सिंपल सी बात है, अगर इसको ये अपान में है तो ये किस में जाएगा, चलो लिख ही देते हैं। अगले वाले स्टेप में नहीं लिखेंगे, अगले वाले में डायरेक्ट कर देंगे, इसमें लिख दे रहा हूँ। चलो पीएच इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, पी के ए बन गया, और फिर क्या बन जाएगा, प्लस, है ना। अब उसमें एक टॉपिक और देखना है, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी भी जल्दी से देख लेते हैं, बफर कैपेसिटी भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो फटाफट फटाफट देख लो। तो बफर कैपेसिटी में सवाल ही कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ माइनस ले चलो, तो यहाँ ये मैंने बड़ा ब्रेकेट लगा दिया, माइनस log बेस 10, फिर ये हो गया इस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बताओ अब ये जो अपान में है उसके लिए एक माइनस जाएगा, इसके लिए एक माइनस ये भी जाएगा, ये वाला माइनस मैंने यहां लगा दिया, और ये नीचे वाले का माइनस यहां पर रहेगा, माइनस log बेस 10, और इसके अंतर्गत माइनस साइन के साथ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये बड़ा ब्रैकेट हमने यहां बंद कर दिया, ये कुछ ऐसा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा। देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू, ये हो गया पी के ए। हासेल हेंडरसन इक्वेशन यही है ना, हेंडरसन इक्वेशन यही है, हासेल हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, प्लस, है ना, ये प्लस को आगे ले आओ, क्या कर लिखोगे, log बेस 10, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यहां ब्रैकेट लगा दो, ये मामला हो गया। अब इस माइनस को हटाओ, log की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस क्या हो जाएगा, log बेस 10, तो फिर क्या, साल्ट अपान एसिड, साल्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान एसिड। तो बहुत ज्यादा मोटी बात है, मुझे मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं इसी पर इसको रोक दूं। तुम जो है वो उसका ये हेंडरसन इक्वेशन यही है, यही क्या है, हेंडरसन इक्वेशन। देखो मोटी बात है, बहुत ही ज्यादा मोटी बात है। अच्छा इसी फार्मूले पर ही डायरेक्ट क्या किया है, वो जेई ने क्वेश्चन जो किया है उसी डायरेक्ट फार्मूले पर ही है, तो हम लोग इसको फटाफट देखेंगे। ये क्या है, हेंडरसन इक्वेशन है, यही इक्वेशन का नाम क्या है, हेंडरसन इक्वेशन। सॉरी, इसी इक्वेशन का नाम क्या है, हेंडरसन इक्वेशन, है ना। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन्स इक्वेशन। हासेल हेंडरसन लिखा जाता है, हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। और क्या बेसिक के लिए भी ऐसे ही सेम चलेगा, वहां से तुम पी ओ एच निकाल सकते हो, बाद में उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। हासेल हेंडरसन इक्वेशन, हासेल हेंडरसन इक्वेशन, हासेल हेंडरसन इक्वेशन, हासेल, दो लोग है ना, दो अलग अलग वैज्ञानिक, हासेल हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। चलो बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात हम कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं बेसिक बफर सॉल्यूशन में जल्दी से बात कर लेता हूं, बी, चलो बी वाली बात कर लिया, बी वाली बात कर लिया जल्दी से।
वाली बात जल्दी से कर लिया जाए। वो भी जो इक्वेशन आएगा क्या हो, उसका नाम भी यही है, हासिल हेंडरसन इक्वेशन। वो भी जो इक्वेशन आएगा उसका भी नाम क्या है, यही है, हासिल हेंडरसन इक्वेशन, यही नाम उसका भी है। इसको हम क्या बोलेंगे, हासिल हेंडरसन इक्वेशन। चलो बी वाली बात कर लेते हैं फटाफट। बी जो है, बी क्या है, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखो फटाफट क्या किया होगा हमने, हमने जो है यहाँ पर पहले पॉइंट में ये हमने इसमें क्या क्या मिलाया होगा, इसमें हमने मिलाया होगा दो चीज, क्या क्या, चलो NH4Cl को मिला दो, NH4OH को मिला दो। कैसे, कितना अमाउंट अमाउंट लिया गया होगा वो देखो, सिंपल सी बात है। इसका अमाउंट तुम चाहे इसका 1 ले लो 1 ग्राम, इसका 10 ग्राम, वो देखो वहां से इसका 1 ग्राम, इसका 10 ग्राम ले लो, चाहे इसका 10 ग्राम ले लो, इसका 1 ग्राम ले लो, ये सब बातें बात कर चुका हूं, है ना। चाहे जो भी, चाहे ये वाला कंपोजिशन ले लो, चाहे ये वाला कंपोजिशन ले लो, इसमें मिलाओ तो फिर क्या बनने वाला है, सिंपल सी बात है, यहां से देख लो। तो ये NH4OH तो बहुत थोड़ा सा टूटेगा, तो चूंकि ये बेस है तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस इसमें चला जाएगा। यहां से तुम्हें Kb लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा NH4 प्लस और फिर क्या OH माइनस, फिर क्या यहां पर आएगा NH4OH। फिर से जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, फिर से वही बात कि OH माइनस का कंसंट्रेशन जो होगा तो ये हो जाएगा Kb मल्टीप्लाइड, ये ऊपर चला गया तो ये NH4OH, देखो विचार करो, और ये नीचे क्या चला आएगा NH4 प्लस। अब जरूर देखो इसमें ये भी, जैसे ये तो बहुत थोड़ा टूटेगा, इसके लिए अल्फा बहुत कम है, लेकिन ये तो पूरा टूट जाएगा, तो ये NH4Cl ये टूट करके किस में कन्वर्ट हुआ होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब फिर से वही बात, ये कंसंट्रेशन इसका यहां से होगा या यहां से होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इसी के बराबर होगा, और इसका कंसंट्रेशन इस साल्ट के बराबर होगा, यानी ये जितना अमाउंट होगा उतना कंसंट्रेशन, जितना यहां होगा उतना यहां भी होगा। तो इसका मतलब कि ये नीचे वाली बात क्या है, साल्ट है, ऊपर वाली बात क्या है, बेस है। यहां से सिंपल सी बात है, हम क्या लिख सकते हैं, OH माइनस दिस विल इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हमारे पास Kb मल्टीप्लाइड, ऊपर क्या हो गया, बेस हो गया, और नीचे क्या हो गया, साल्ट हो गया। अब वो सब कर लेना तुम, यहां से माइनस लाग लगा दो दोनों तरफ, माइनस लाग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ क्या, बेस अपान साल्ट, माइनस लाग यहां भी लगाओ, माइनस log बेस 10 विद इन ब्रेकेट Kb मल्टीप्लाइड बेस अपान कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपान कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। देखो वैसे बिल्कुल चलेगा, यहां पर POH निकल करके आएगा, तो ये होगा PKb होगा, और फिर प्लस यहां साइन लग करके साल्ट अपान बेस, तो log बेस 10 ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ बेस, है ना। यही ये भी निकल करके क्या आया हमारे पास, हासिल हेंडरसन इक्वेशन। यहां से अगर हमें pH निकालना है तो तुम्हें पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो यहां से pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH। तो चाहो तो तुम यहाँ पर ऐसा भी इक्वेशन बना सकते हो, मुझे लग रहा है ये इतनी बात सफिशियंट है, ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो हम ये हासिल हेंडरसन इक्वेशन फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। बफर कैपेसिटी देख लेते हैं, PYQ देख लेते हैं, एक ही सवाल वही जो जी पूछा गया उसी पर हम लोग बहुत तेजी से डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। हम लोग बफर कैपेसिटी, है ना, तो बफर कैपेसिटी में तुम्हें कितनी बात जानना है, इसको मिटा दिया जाए। चलो यहाँ एक छोटी सी बात है, बफर कैपेसिटी
उसमें सवाल भी देख लें बफर कैपेसिटी पर, बफर कैपेसिटी पर सवाल भी देख लें। चलो सवाल भी देख लेते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलो फार्मूले की बात तो हो गई, अब बफर कैपेसिटी है ना। तो बफर कैपेसिटी मोटी मोटी बात ये है भैया कि बफर कैपेसिटी ये है कि भाई हम 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, है ना, बफर कैपेसिटी क्या है सॉरी, बफर कैपेसिटी बेटा हम लोग देखेंगे जल्दी से। चलो जल्दी से हम लोग बफर कैपेसिटी देखते हैं 1 मिनट में। तो ये जो हमारे पास एक नई हेडिंग है, चलो यहाँ से ये उसमें जो चार्ट हम लोगों ने बनाया था वहां मेंशन कर लेना। ये है बफर कैपेसिटी, तो ये बराबर होती, बस एक फार्मूला याद रखो और एक दो मोटे मोटे सवाल बता दे रहा हूँ इस पर, तो वो तुम बहुत आराम से समझ जाओगे। तो यहाँ से क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बस यही फार्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आर बेस added in per liter solution, in added in, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस added पर लीटर ऑफ इन, है ना, बफर सॉल्यूशन, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस एडेड पर लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डेल्टा पीएच, है ना, कितना पीएच में चेंज हुआ, यही बफर कैपेसिटी है। चेंज इन पीएच, यही क्या है, चेंज इन पीएच, है ना। तो ये मोटी मोटी बात जैसे देखो, तो मिला जुला करके पॉइंट यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ समझने वाली बात क्या है कि पॉइंट नंबर 1 में अगर ये हमारे पास एसिड एंड साल्ट, है ना, एसिड एंड साल्ट, इसका रेशियो अगर 1:10 हो, इसका रेशियो 1:10 हो, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो पीएच जो होगा, यहां से क्या मिलेगा, पीएच जो होगा मीन्स pKa प्लस, क्या करोगे बताओ, एसिड का 1 रखो, साल्ट का 10, तो log बेस 10, ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट का 10 रखो और एसिड का 1 रखो, तो कुल मिलाकर के log 10 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या मिल गया, pKa प्लस 1। अगर इसी को उलट दो एसिड और साल्ट को, सिंपल सी बात है ना, pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1, अगर इसको उल्टा कर दो तो अभी जो है एसिड एंड साल्ट, एसिड एंड साल्ट को अगर तुम उल्टा कर दो, इसको 10 रख लो, इसको 1 रख दो, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां से जो पीएच होगा, पीएच क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, बहुत सरल बातें। तो ये यहां से pKa फिर प्लस log बेस 10 और यहां से 1/10, है ना, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 और एक -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू हमें मिलने वाली है -1, तो ये इक्वल क्या आ गया, pKa -1। तो मीन्स जो रेंज है वो यहाँ से pKa प्लस 1 से pKa -1 तक ये रेंज वेरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ से और एक प्रकार का ये भी सवाल पूछा जाता है, यहाँ देख लो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, मान लो ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक दूसरा बफर सॉल्यूशन है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, इसमें हमने जो है
इसमें हमने 1 ml है ना, 1 ml एसिड मिला दिया, और इसमें हमने 1 ml एसिड मिला दिया, है ना। ये दोनों बफर सोल्यूशन का अमाउंट सेम है, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है ना, अमाउंट सेम है, अमाउंट क्या है, सेम है। तो मान लो इसका पीएच चेंज हो गया, इसका पीएच चेंज हो गया और इसके पीएच पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा बेटर बफर है। तो हम यहाँ आंसर करेंगे, ये सब आप अपने लैंग्वेज में बना करके लिखो भैया। हम यहाँ आंसर करेंगे कि बफर सोल्यूशन 1 जो है वो बेटर बफर सोल्यूशन है, बेटर बफर सोल्यूशन है। और वो जो है बेटर बफर सोल्यूशन 2 जो है बेटर बफर सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने क्या कर लिया, बफर कैपेसिटी की बात कर लिया। इसको चाहे फिर से देख लो, ये एक बफर सोल्यूशन है, ये एक बफर सोल्यूशन है। इसमें 1 ml एसिड मिला है, इसका पीएच चेंज नहीं हुआ। इसमें 1 ml एसिड मिला है, इसका पीएच चेंज हो गया। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो हम कहेंगे कि ये बेकार बफर सोल्यूशन है और ये बढ़िया बफर सोल्यूशन है। मीन्स बढ़िया बफर सोल्यूशन कौन सा कहलाएगा, जिसका पीएच आराम से चेंज ना हो। आओ वो जे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यानी बफर सोल्यूशन की कंप्लीट बात यहाँ पर पूरी हो जाएगी। चलो इसको मिटा करके वो जे वाला क्वेश्चन। तो ये बफर सोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पर पूरा होगा। तो उसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा उसने, क्या पूछा। यही इसी डायरेक्ट फार्मूले पर ही, जो उसका फार्मूला है उसी का डायरेक्ट ये जो है सवाल है। सवाल देख लो। तो देखो ये बहुत छोटा सवाल हम लोगों से पूछा गया। ये पूछा गया 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का ये सवाल है। देखो सवाल में दिया गया बहुत साफ साफ कि pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 m बेंजोइक एसिड, और इसका pKa दे दिया गया है ना, एंड 1 m सोडियम बेंजोएट, है ना, ये दे दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज। तो मोटी मोटी बातें ये हैं, जरा समझ लो कि यहाँ पर दो चीज मिलाई जा रही है। एक तो ये मिलाया जा रहा है, एक तो ये मिलाया जा रहा है, जैसा कि हम लोग लिखते थे। एक साल्ट है, तो साल्ट क्या है, सोडियम बेंजोएट है। तो फार्मूले का तो इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ। ये है सोडियम बेंजोएट, COONA, है ना, ये सोडियम बेंजोएट है। और ये है तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड, यहाँ पर COOH। फार्मूला साफ साफ दिख रहा है, ये लिखा है बेंजीन रिंग बनाया है, COOH लिखा है, COONA ये साल्ट है, ये सोडियम बेंजोएट है, ये बेंजोइक एसिड है। इस दोनों को मिला करके बफर सोल्यूशन बनाया गया है। और इस बफर सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया गया है 300 ml। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम बता दिया जाए, है ना। ये टोटल वॉल्यूम है कितना, और इस सभी का कंसंट्रेशन दिया गया है। इसका भी 1 m दिया गया और इसका भी 1 m दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये वाला हमारे पास साल्ट है और ये वाला जो है क्या है, एसिड है। तो मुझे लग रहा है सवाल बहुत सरल। तो पीएच की वैल्यू भी दी गई कितनी, 4.5। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, pH इज इक्वल टू, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, है ना। यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log base 10, ये साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना।
तो देखो यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपान लीटर, है ना। ये बात क्या क्लियर हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल अपान लीटर, ये बात मुझे लग रहा है कि क्लियर हो रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे कि pKa और pH की वैल्यू तो गिवन है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फुर्सत ले लेते हैं। तो pH जो है वो है 4.5 है, और pH कितना है 4.5 है, pH कितना है 4.5 है, pKa देखो है 4.20 है प्लस, है ना। तो यहां पर देखो चूंकि कंसंट्रेशन सेम है, चूंकि क्या है कंसंट्रेशन सेम है, तो वॉल्यूम जो है वो हमसे पूछ रहा है, तो log बेस 10। अब देखो यहां हम इसको लिख सकते हैं साल्ट के लिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ साल्ट, है ना, अपान वॉल्यूम ऑफ क्या साल्ट, ये है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड अपान वॉल्यूम ऑफ एसिड, है ना। देख लो, तो ये चूंकि कंसंट्रेशन इक्वल है, इसलिए नंबर ऑफ मोल एसिड और साल्ट का क्या होगा इक्वल होगा। अब ये एसिड वाली चीज ऊपर चली जाएगी, है ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 इक्वल टू 4.2 प्लस log बेस 10, log का यूज भी है, तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड अपान वॉल्यूम ऑफ साल्ट, है ना। कंसंट देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये कहां से आया, कंसंट्रेशन हमको गिवन है, कंसंट्रेशन 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 कितना गिवन है 1 m, और कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करो, कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम, यही लिख दिया गया, और ये 1 दिया गया है, तो 1 1 लिखते रहो, 1 का कोई अर्थ है नहीं, इसलिए 1 यहाँ तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करके 1 लिख दो, लेकिन 1 1 का कोई मतलब है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये आ गया, तो यहाँ से देखो तुम्हें क्या मिल जाने वाला है log बेस 10, है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड अपान वॉल्यूम ऑफ साल्ट इक्वल टू, ये इधर आएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 4.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है। ये कितना आ गया, चलो यही लिख लेते हैं, मान लो ये कितना आ गया इक्वल टू 0.3, इसका एंटी लॉग ले लो, कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, इस दोनों तरफ क्या ले लो एंटी लॉग लगा दो, चलो एंटी लॉग ले लेते हैं, है ना। सवाल तो तुमने पढ़ ही लिया है, इसको सवाल को मिटा दें, सवाल को मिटा दें, यहाँ एंटी लॉग ले लो, जैसे ही एंटी लॉग लोगे, है ना, तो ये लॉग तो खत्म हो जाएगा, है ना। सवाल को मिटा दें, सवाल तुम पढ़ चुके हो, चलो सवाल को मिटा देते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग, क्योंकि लॉग को खत्म करना है तो एंटी लॉग ही बचेगा, एंटी लॉग ही एक रास्ता है, एंटी लॉग विद इन ब्रैकेट log बेस 10 क्या है बी एसिड अपान वी साल्ट वॉल्यूम साल्ट, है ना, इक्वल टू, अब इसका भी एंटी लॉग लो, एंटी लॉग ब्रैकेट में 0.3, है ना, ब्रैकेट में 0.3, तो देखो ये तो मामला खत्म हो गया, लॉग से एंटी लॉग खत्म हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड अपान वॉल्यूम ऑफ साल्ट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस 0.3 को लिख सकते हो log बेस 10 2, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग
विद इन ब्रेकेट log बेस 10 2। तो ये फिर एंटी log को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब हमें बच क्या गया, वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ साल्ट इक्वल टू 2 आया। ठीक है, तो हमसे एसिड है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ साल्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ साल्ट इज इक्वल टू 2। और हमें एक बात ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ साल्ट, ये हमको गिवन है, साल्ट इज इक्वल टू 300 ml, है ना, 300 ml। ठीक है, ये बात हमको गिवन है, तो सिंपल सी बात है, चाहे जिसका हम निकाल लें, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बहुत इस दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये दो इक्वेशन हमारे पास बने हुए हैं, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ साल्ट, है ना, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ साल्ट। वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ साल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ साल्ट। तो यहाँ से एसिड की जगह पर हम चाहे ये रख दें, है ना, एसिड की जगह पर इसको रख दो, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ साल्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ साल्ट, देख लो हाँ रख सकते हैं, बहुत सरल है, वॉल्यूम ऑफ साल्ट, तो दिस विल इक्वल टू 300। तो ये 2 वॉल्यूम ऑफ साल्ट 1 वॉल्यूम ऑफ साल्ट, तो वॉल्यूम ऑफ साल्ट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ साल्ट क्या हो जाएगा, ये 300 अपॉन क्या 3, है ना, 300 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा ये 100। तो यहाँ से जो है हमसे पूछा गया था, है ना, वॉल्यूम, ठीक है, हमसे पूछा गया साल्ट अपॉन एसिड, है ना, साल्ट अपॉन एसिड, एसिड वाला ऊपर चला गया, एसिड वाला ऊपर ही है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ साल्ट, है ना, ये निकल करके आया वॉल्यूम ऑफ साल्ट। ठीक है, तो बच्चों जो है ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एसिड 100 ml। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन मीन्स 30 जनवरी 2024 को पूछा गया, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड था बच्चों। यहाँ पर जैसे अगर 1 m है ना, यहाँ सवाल को चाहे हम लोग सवाल यहाँ से देख सकते हैं आप, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 m बेंजोइक एसिड, 1 m क्या है, बेंजोइक एसिड है, और इसका पीके दे दिया 1 m सोडियम बेंजोएट, है ना, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन, है ना, द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन in 300 ml of this buffer solution। तो सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें हमने कैलकुलेट किया, है ना, तो जैसे इसका जो है बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ साल्ट, ये हमने एज्यूम किया, तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन 100 ml आंसर आएगा। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम लोग साल्ट एनालिसिस, है ना,
साल्ट हाइड्रोलिसिस को देखेंगे। ठीक है बच्चों।